हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। आज हम लोग एनआईएसएम 5 के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू ए म्यूचुअल फंड स्कीम आर लिमिटेड टू एएमसी। जो एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज करती है उनकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कौन करता है? पहला ऑप्शन है फंड मैनेजर, दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है सेबी। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही डिसाइड करता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम पर मैक्सिमम कितना एक्सपेंस चार्ज किया जा सकता है, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये लिमिट एएमसी डिसाइड नहीं करती, फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता, इन्वेस्टर डिसाइड नहीं करता। ये लिमिट कौन डिसाइड करता है? सेबी डिसाइड करती। तो इसका राइट आंसर है सेबी। विच टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड हैज द लिस्ट एक्सपोजर टू इक्विटी? कौन सा हाइब्रिड फंड टाइप है जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, तीसरा ऑप्शन है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव में इक्विटी ज्यादा होता है, ये हम लोग पढ़े। बैलेंस्ड में दोनों इक्वल होता है, कंजर्वेटिव में इक्विटी कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड को इक्विटी एक्सपोजर के बेसिस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें डेट होता है 75 से 90% और इक्विटी होता है 10 से 25%। दूसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी होता है 40 से 60% और डेट होता है 40 से 60%, मतलब इक्वल इक्वल रहता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी रहता है ज्यादा डेट से, इक्विटी कितना रहता है 65 से 80% और डेट रहता है 20 से 35%। तो इसका राइट आंसर होगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। The credit rating of a bond migrates from AAA to AA+. Determine what will the impact of this migration on the market price of the bond. अगर बॉन्ड की रेटिंग AAA से गिरकर AA+ हो जाए तो उसकी मार्केट प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन है बॉन्ड प्राइस विल राइज, बॉन्ड प्राइस विल फॉल, तीसरा ऑप्शन है नो चेंज इन द बॉन्ड प्राइस, चौथा ऑप्शन है द प्राइस कैन राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है बॉन्ड प्राइस विल फॉल। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। इसका मतलब है कि अगर इश्यूअर की क्रेडिट रेटिंग चेंज होती है तो उस सिक्योरिटी के प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर डाउनग्रेड हो रहा है, AAA से AA हो रहा है, तो रिस्क बढ़ जाता है और प्राइस गिरती है। और अगर अपग्रेड हो रहा है, AA+ से AAA की तरफ जा रहा है, तो रिस्क कम हो जाता है और प्राइस बढ़ती है। When compared to open-ended funds, investor close-ended funds have a higher level of open-ended fund के कंपैरिजन में close-ended fund में इन्वेस्टर को कौन सा रिस्क ज्यादा फेस करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा ऑप्शन है मार्केट रिस्क, चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इसका राइट आंसर है लिक्विडिटी रिस्क। क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब इन्वेस्टर अपना पैसा लॉक इन पीरियड तक रख सकता हो। इन फंड्स में डायरेक्ट रिडक्शन ऑप्शन नहीं होता है। लिक्विडिटी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के थ्रू मिलती है। कई बार ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होता है और यूनिट के प्राइस एनएवी से कम डिस्काउंट पर मिल सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है लिक्विडिटी रिस्क। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर बाय कर सकता है यूनिट्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ का। बैंक एज वेल एज म्यूचुअल फंड बोथ ऑफर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिपॉजिट कौन ऑफर करता है? बैंक ऑफर करता है, म्यूचुअल फंडिंग। गोल्ड ईटीएफ इज ए क्लोज एंडेड फंड एंड सो द होल्डिंग्स आर नॉट परपेचुइटी। ये गलत है क्योंकि गोल्ड ईटीएफ एक ओपन एंडेड फंड होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, रिटेल इन्वेस्टर इजीली बाय कर सकता है, मिनिमम क्वांटिटी 1 यूनिट होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बैंक एंड म्यूचुअल फंड बोथ ऑफर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम सिर्फ बैंक ऑफर करते हैं, म्यूचुअल फंड नहीं। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ इज ए क्लोज्ड एंडेड। ये भी फॉल्स है क्योंकि गोल्ड ईटीएफ एक ओपन एंडेड फंड है, कंटिन्यूअसली इसमें बाय सेल हो सकता है, नो फिक्स्ड मैच्योरिटी इसमें कुछ भी नहीं होता है। Some of the cost incurred by the asset management company to manage the mutual fund scheme can be charged to DAS in proportion to their holding of units in the scheme. AMC जो एक्सपेंस इनकर करती हैं
वो किसके चार्ज किए जाते हैं प्रोपोर्शन के बेसिस पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है एएमसी जो एक्सपेंस इनकर करती है वो किसको चार्ज किए जाते हैं प्रोपोर्शन के बेसिस पे। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक ब्रोकर, तीसरा ऑप्शन है यूनिट होल्डर, चौथा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जो भी फंड मैनेज करने में जो चार्ज लग रहा है वो तो यूनिट होल्डर से ही लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है यूनिट होल्डर। म्यूचुअल फंड स्कीम में सभी इन्वेस्टर का पैसा पुल किया जाता है। इस पुल्ड मनी को एएमसी इन्वेस्ट करती है। स्कीम को मैनेज करने का जो भी कॉस्ट या एक्सपेंस होता है वो सब यूनिट होल्डर के बीच प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होते हैं वो ज्यादा कॉस्ट बियर करेगा, जिसके पास कम यूनिट्स होते हैं वो कम कॉस्ट बियर करेगा। एम्फी कोड ऑफ इथिक्स स्टेट्स दैट डैश कैन नॉट बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड। कौन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता है अकॉर्डिंग टू एम्फी रूल्स। पहला ऑप्शन है बैंक, दूसरा ऑप्शन है एचएनआई, तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉइज ऑफ एएमसी, चौथा ऑप्शन है इम्पैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो एम्प्लॉइज ऑफ एएमसी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता है। एम्फी कोड ऑफ इथिक्स के अकॉर्डिंग एएमसी के एम्प्लॉय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को फेयर और अनबाइस्ड रखना होता है। अगर एएमसी एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटर बन भी जाए तो वो अपने ही फंड को प्रमोट कर सकता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है एम्प्लॉयज ऑफ एएमसी। द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लिवाइव्ड ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। जब आप डेट म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम करते हो तो क्या एसटीटी लगता है। ऑप्शन है 0.011%, 0.025%, 0.25%। एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये हम लोग पढ़े कि एसटीटी सिर्फ सेल पे लगता है, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर वाला, एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल। बाय करते वक्त एसटीटी नहीं लगता है। सेल रिडीम स्विच करते वक्त एसटीटी लगता है सिर्फ इक्विटी फंड में। डेट फंड पर एसटीटी नहीं लगता है। व्हाट इज नेगेटिव अल्फा। नेगेटिव अल्फा का क्या मतलब होता है। इट इज इंडिकेटिव ऑफ आउट परफॉर्म बाय द फंड मैनेजर। इट इज इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्म बाय द फंड मैनेजर। इट इज इंडिकेटिव ऑफ ओवर हेजिंग बाय द फंड मैनेजर। इट इज इंडिकेटिव ऑफ अंडर हेजिंग बाय द फंड मैनेजर। तो इसका राइट आंसर होगा इट इज इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव पूछता तो आउट परफॉर्म होता। अल्फा एक मेजर है जो बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा या कम रिटर्न दिया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब होता है फंड ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया, फंड मैनेजर ने वैल्यू ऐड किया। नेगेटिव अल्फा का मतलब होता है फंड ने बेंचमार्क से कम परफॉर्म किया और अंडर परफॉर्मेंस रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंड कैन एनएससी मिबॉर बी यूज्ड एज एन बेंचमार्क। एनएससी का मिबॉर किस टाइप के म्यूचुअल फंड के लिए बेंचमार्क के रूप में यूज होता है। पहला ऑप्शन है एलएसएस फंड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड फंड, तीसरा ऑप्शन है 5 ईयर कांस्टेंट मैच्योरिटी जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड। मिबॉर क्या होता है। मिबॉर का फुल फॉर्म बॉम्बे इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है, मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। मिबॉर मतलब शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड का बेंचमार्क के तौर पे यूज होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।